हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स रोज सुबह 7 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 7 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भौतिकी के पहले पार्ट प्रकाश का परावर्तन के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि प्रकाश गमन करता है। ए ऑप्शन है वक्र रेखा में, बी ऑप्शन है सीधी रेखा में, सी ऑप्शन है गोलीय रेखा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न की जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है हवा में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है शीशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो निर्वात में होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किलोमीटर में कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन है गैलीलियो ने, सी ऑप्शन है रोमर ने, डी ऑप्शन है स्नेल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो रोमर ने ज्ञात किया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। जो प्रकाश है ये किस प्रकार का तरंग है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो जो प्रकाश है ये किस प्रकार का तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अदीप्त, बी ऑप्शन है प्रदीप्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रदीप्त कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे अदीप्त कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है समानांतर किरण पुंज,
बी ऑप्शन है अपसारी किरण पुंज, सी ऑप्शन है अभिसारी किरण पुंज, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर यहाँ पे चारों दिशाओं में फैलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसी किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस किरण पुंज को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर यहाँ पे जा रहा है, तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, तो समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की आपतन कोण किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपतन कोण होता है ये किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है क्रांति कोण के, बी ऑप्शन है परावर्तन के, सी ऑप्शन है विचलन कोण के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपतन कोण होता है ये किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो आपतन कोण होता है उसे आई से सूचित किया जाता है, और जो यहाँ पे परावर्तन कोण होता है उसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। और आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और ये जो अभिलंब के बीच में जो कोण यहाँ पे बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पे देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये भी साथ में याद रखना है। और जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण 50 डिग्री का होगा और परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे 85 डिग्री का होगा, क्योंकि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न की यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पे अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक श्वेत प्रकाश है, ये प्रिज्म से होकर जब गुजर रहा है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है, जिसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग है, लाल रंग है, और सबसे नीचे कौन सा रंग है, बैगनी रंग है। जो बैगनी रंग है इसका झुकाव सबसे अधिक है और जो लाल रंग है इसका झुकाव सबसे कम है। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये जो प्रिज्म होता है इसमें कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पे ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो उपकरण है ये क्या है, ये सूक्ष्मदर्शी है, तो इसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18
18 नंबर प्रश्न है कि वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे हम लोग दूरबीन कहते हैं, यानी दूरदर्शी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दूरदर्शी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उपयोतल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, ये देखिए बाहर की तरह उभरा हुआ है, यहाँ पे बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये कलई किया हुआ जो पृष्ठ होता है वो है, और यहाँ पे ये जो है ये इसका परावर्तक सतह है। तो इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण का। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है यहाँ पे ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है और बैकलाइट होता है इसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोलर कुकर होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो सोलर जो कुकर होता है उसमें समतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग अवतल दर्पण पे टिक मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है द्वारक, बी ऑप्शन है चौड़ाई, सी ऑप्शन है लंबाई, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं? तो दर्पण के लंबाई को द्वारक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29
29 नंबर प्रश्न है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रधान अक्ष, बी ऑप्शन है वक्र अक्ष, सी ऑप्शन है समानांतर अक्ष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है फोकस दूरी, सी ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, डी ऑप्शन है द्वारक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो बिंदु स्थित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे फोकस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न की अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ए ऑप्शन है ध्रुव पे, बी ऑप्शन है फोकस पे, सी ऑप्शन है अनंत पे, डी ऑप्शन है फोकस और ध्रुव के बीच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ए ऑप्शन है ध्रुव पे, बी ऑप्शन है फोकस पे, सी ऑप्शन है अनंत पे, डी ऑप्शन है फोकस और ध्रुव के बीच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, तो ये यहाँ पे सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो उत्तल दर्पण है ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ए ऑप्शन है सीधा और छोटा, बी ऑप्शन है उल्टा और छोटा, सी ऑप्शन है सीधा और बड़ा, डी ऑप्शन है उल्टा और बड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो उत्तल दर्पण होता है ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो सीधा और छोटा बनाता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न की अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण जो होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे सीधा और बड़ा बनता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न की वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। ये आपको यहाँ पे जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39
39 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो धनात्मक होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे 40 प्रश्न, और इस 40 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे अपने स्टडी ग्रुप में। तो यहाँ पे देखिए, आइए देखते हैं हम होमवर्क प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है कि रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है प्लाज्मा, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए हिपेरिन, डी ऑप्शन है थ्रोम्बिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो यहाँ पे देखिए जो रक्त होता है वो लाल किसके कारण से दिखाई देता है, ये आपको हमें बताना है। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही जवाब। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।